गरीब चंदू चिड़ा जंगल में आइसक्रीम का ठेला लगाए पक्षियों को आवाजें लगा रहा था। आओ आओ पक्षियों, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, मैंगो ऑरेंज सब मिलेगी यहाँ। चंदू चिड़े की आवाज लगाने पर भी जंगल के सभी पक्षी उसके ठेले के आगे से उड़ जाते हैं, जबकि उसके पास पानी पूरी समोसा चाट के ठेलों पर पक्षियों का रश था, जिन्हें देखकर चंदू चिड़ा दुखी हो जाता है। सभी के ठेलों पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई है और मैं यहाँ सुबह से खड़ा हूँ और मेरी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी है। ऊपर से बारिश का मौसम भी हो रहा है। अगर दुकानदारी नहीं चलेगी तो मैं घर के लिए राशन कहाँ से खरीद कर ले जाऊंगा। बारिश के मौसम में आइसक्रीम का ना बिकना चंदू चिड़े को बहुत परेशान कर रहा था। वहीं चंदू चिड़े का गरीब परिवार भूख से मर रहा था। घोंसले में पड़े चंदू चिड़े के पिता की तबीयत देखकर चंदू की माँ को बहुत चिंता सताई जा रही थी। चंदू के बाबा जी, तुम ठीक तो हो ना? पत्नी, लगता है शरीर से जान निकल रही है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे दवा दे दो। सावित्री अपने पति की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। वो अपनी बहू मानो चिड़िया से पूछती है, मानो बहू, भला खाली पेट दवा क्या असर करेगी? देखो, अगर रसोई में थोड़ी सी रोटी पड़ी है तो वो दे दो। मानो चिड़िया बहुत उदासी से बोलती है, माँ जी, रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा। बच्चे भी कब से दाना मांग रहे हैं, मगर मुझे उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। रुकिए माँ, मैं पड़ोसन कवि के घर से होकर आती हूँ, हो सकता है उनके पास रात का खाना बचा हो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपनी टूटी हुई झोंपड़ी से निकलकर पास की पड़ोसन अमीर कवि के पास जाती है। अमीर बिजली कवि तो अपनी रसोई में पकोड़े तल रही थी। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पकोड़ों में से। बारिश के मौसम में ऐसे पनीर के पकोड़े खाने का अलग ही स्वाद है। मानो चिड़िया बिजली कवि के घर बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है, बिजली बहन, आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन पड़ा है तो दे दे। आज घर पर पकाने को कुछ भी नहीं था, चूल्हा नहीं चला, बच्चे बहुत भूखे हैं। फिर से आ गई भोजन मांगने। जब देखो ये भिखारन मुंह उठाकर चली आती है। हाँ, फ्रिज में जो हफ्ता पुरानी दाल और रोटी रखी है वही बासी दाल इसे दे देती हूँ। बिजली कवि फ्रिज में से एक हफ्ता पुरानी दाल और रोटी निकालकर मानो चिड़िया को दे देती है। ये ले चिड़िया, मैंने दाल मखनी और रोटी बनाई थी, तू ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। वैसे भी तुम्हारे गरीब परिवार को ऐसा खाना भला कहाँ मिलेगा। बिजली कवि के ताने सुनने के बाद भी मानो चिड़िया चुपचाप वो दाल रोटी लेकर चली जाती है। मम्मा, आज पड़ोसन आंटी ने क्या दिया है? अरे वाह, ये तो दाल मखनी है, मुझे दो जल्दी से। हाँ मम्मा, मुझे भी दो। मुन्नी और बबलू, आप दोनों को तो पता है ना कि आपके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें दवा खानी है, मुझे पहले उन्हें देने दो। लेकिन मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे थोड़ी सी रोटी और दाल दे दें। ऐसा कहते हुए बबलू रोने लगता है। बच्चों चुप कर जाओ, आपके पिता थोड़ी देर में राशन ले आएंगे, मैं आपको भोजन बना दूंगी। दोनों मासूम बच्चों को भूख से मचलता हुआ देखकर उनके दादा को उन पर दया आ जाती है। मानो बहू, जाने दो, पहले मेरे पोतों को दे दो, बच्चे भी तो सुबह से भूखे हैं। न जाने चंदू बेटा आइसक्रीम बेचकर कब तक आएगा। फिर मानो चिड़िया बच्चों को थोड़ी सी दाल और रोटी दे देती है। दोपहर के समय मानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारा ये घर अब बहुत कमजोर हो गया है, पता है छत से मिट्टी भी गिरने लगी है। हाँ बहू, इस घर को बनाए हुए कई साल बीत गए हैं, ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। अगर बारिश और तूफान आ गया तो हमारा घर नहीं सह पाएगा। शाम होते ही एकदम से मौसम खराब हो जाता है और जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में सभी ठेले वाले अपना अपना ठेला लेकर अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। ए ऊपर वाले, अभी तो आइसक्रीम बिकना शुरू हुई थी, थोड़ी देर यही इंतजार कर लेता हूँ, अगर कोई और पक्षी आ गया तो कुछ पैसे बन जाएंगे।
उन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन ले जाऊंगा। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने ठेले लेकर घरों को लौट गए थे, लेकिन चंदू चिड़ा बारिश में ही खड़ा आइसक्रीम बेच रहा था। तभी एक पुलिस वाला कौवा वहाँ आता है। अरे ओ चिड़े, तुझे बारिश नजर नहीं आती क्या? सभी पक्षी अपना अपना ठेला लेकर यहाँ से चले गए हैं। तू यहाँ खड़ा और कितने नोट छापेगा? चल चल, अब मेरा हिस्सा दे और जा यहाँ से। साहब, आज तो जरा भी आइसक्रीम नहीं बिकी, मैं आपको कहाँ से पैसे दूं? थोड़ी सी ही तो बिक्री हुई है। मुझे अपने परिवार के लिए राशन लेकर जाना है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो चल, तुझे जेल में बंद करता हूँ। पुलिस वाले का ये व्यवहार देखकर चंदू चिड़ा डर जाता है और उसने जो थोड़े से पैसे कमाए थे वो भी कौवे को दे देता है और फिर अपना ठेला लिए वहाँ से चला जाता है। मानो चिड़िया के घर में तो छत टपक रही थी और पानी घर के अंदर आ रहा था। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। चंदू जी, लाइए, मुझको पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी से भोजन का सामान ले आती हूँ। आपको तो पता है बरसात का मौसम है, कबूतर चाचा दुकान जल्दी बंद कर देंगे। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? बारिश के चलते थोड़ी सी आइसक्रीम ही बिकी थी और वो पैसे भी वो पुलिस वाला कौवा ले गया। बेटा, आज पूरा दिन घर पे भोजन नहीं बना और अब भी हमारे पास राशन नहीं है। क्या तेरे पिताजी और बच्चे भूखे रह सकते हैं? मानो तुम आज जाकर कबूतर चाचा से उधार ले आओ। चंदू जी, मैं गई थी कबूतर चाचा के पास, लेकिन उसने उधार देने से मना कर दिया है। अब जंगल में मानसून का मौसम जोर पकड़ लेता है और जंगल में जोरों की बारिशें होने लगती हैं। चिड़िया का घर तो पहले ही कमजोर था, अब बारिश की वजह से उसकी छत भी टूटने लगी थी। चंदू जी, घर से जितना पानी निकाल रही हूँ उतना ही बढ़ता जा रहा है। 2 दिन हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इस बारिश की वजह से आप भी अपने काम पर नहीं जा रहे। अब तो घर में ना खाने को कुछ है और मुझे तो लगता है कि ये घर भी गिर जाएगा। मानो तुम चिंता नहीं करो, ये लो दाल चावल, मैं तोते से मांग कर लाया हूँ। तुम खिचड़ी बना दो, बाबा और मम्मा को दे दो और बच्चों को भी खिलाकर सुला दो, जब तक मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर छत की मुरम्मत करता हूँ। फिर मानो चिड़िया रसोई में खिचड़ी बनाने लगती है और चंदू चिड़ा जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चंदू चिड़ा जब लकड़ियाँ लेकर लौटता है तो उसका घर टूट चुका था और चंदू चिड़े का पूरा परिवार अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठे थे। चंदू जी, आपके जाने के बाद हमारा घर तो टूटने लगा था। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम सब ठीक हैं। चलो, आप सब मेरे साथ चलो। जहाँ से मैं ये लकड़ियाँ काट रहा था, मुझे एक वहाँ बहुत अच्छी जगह मिली है। हम सब वहीं जाकर रहेंगे। फिर चंदू चिड़ा अपने पूरे परिवार को लेकर घने जंगल की ओर चला जाता है और वो सब एक घने बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ बारिश नहीं आ रही थी। अरे चंदू बेटा, ये जगह तो बहुत अच्छी है। क्यों ना हम सब मिलकर यहाँ अपने लिए रहने के लिए एक पत्तों का घर बना ले। हाँ चंदू जी, पिताजी ठीक कह रहे हैं। अगर यहाँ हमें रहने के लिए छत मिल जाए तो ये जगह बहुत सुंदर है। फिर वो सब परिवार मिलकर जंगल से कुछ लकड़ियाँ और पत्ते लाते हैं और सब मिलकर अपने लिए एक रहने के काबिल घर बना लेते हैं। चंदू बेटा, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। चंदू चिड़ा अपने पिता की आवाज सुनकर जाता है। क्या हुआ पिताजी? बेटा, ये कोई पेड़ मामूली पेड़ नहीं है, ये तो बहुत कीमती है। ये सब पेड़ चंदन के पेड़ हैं और इनकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। लगता है बेटा, हमारे दिन भी अब बदल जाएंगे। अब चिड़ियाओं का पूरा परिवार चंदन के पेड़ से लकड़ियाँ काटते हैं और चंदू चिड़ा मानो चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर जंगल में बेचने जाते हैं, जहाँ उनकी लकड़ियाँ महंगे दामों में बिकती हैं। अब वो परिवार बहुत मेहनत करने लगा था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चंदू चिड़ा अपने रहने के लिए जंगल में एक बहुत बड़ा घर खरीद लेता है। अब उनकी जिंदगी में भी खुशी के दिन आ गए थे। उनके घर में भोजन की कोई कमी नहीं थी। चिड़ियाओं का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।
जंगल में आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे, जो किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे। कोमल चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपने बेटे बबलू को पंखों में छुपाई बैठी थी, जिसका शरीर बुखार से तप रहा था। सो जा मेरे लाल, अभी तेरे पापा आते ही होंगे। देखना, वो तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाएंगे। बस थोड़ी देर और मेरे बच्चे, इंतजार कर लो। तभी कोमल चिड़िया को पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। बंटी चिड़ा पिंकी चिड़िया के साथ घर आता है। शुक्र है बंटी जी, आप आ गई। देखे बबलू की हालत कितनी खराब है। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि इसे ताकत की जरूरत है। क्या आप कुछ लाए हो? नहीं, कुछ नहीं लाया और अब से मैं कुछ लाऊंगा भी नहीं। देखो कोमल, मैं तुम्हारी इस रोज रोज की बीमारी और तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ। मैं भी एक आजाद पक्षी हूँ और मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। शेर रही पिंकी, मैंने इससे शादी कर ली है। ये आप क्या कह रहे हैं बंटी जी? देखिए ना, हमारा घर है, हमारा बच्चा है। क्या आपको अपने छोटे मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं आया? तरस, मोहब्बत अब बोझ बन गई है। मुझे पिंकी चिड़िया मिल गई है। देखो तो, ये कितनी सुंदर और जवान है। इसके पास रहने के लिए एक बड़ा आलीशान हरा भरा खेत भी है। मैं इसके साथ ही रहूंगा। आज के बाद मेरा इंतजार मत करना। मैं तुम्हें और इस बीमार बच्चे को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा पिंकी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। वो बेचारी मासूम चिड़िया करती भी तो क्या, वो अपने बेटे के पास बैठ जाती है। उसी समय सामने बैठे बादल और बिजली ये सब देख रहे थे। बादल जी, देखा, बंटी तो चला गया किसी और चिड़िया के साथ। अब ये छोटी चिड़िया कहाँ से हमारे घर का किराया देगी? हाँ बिजली, तुम ठीक कहती हो। चलो इसे घर से निकाल देते हैं और किसी पक्षी को घर किराए पर दे देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। हाय हाय चिड़िया, तेरा पति तो उड़ गया। अब तू हमारे घोंसले का किराया कैसे देगी? तेरा तो इस जंगल में कोई और भी नहीं है। तू अपना सामान उठा और यहाँ से दफा हो जा। बिजली बहन, ऊपर वाले के लिए मुझ पर रहम करो। मेरा बच्चा मर रहा है और बाहर तूफान है। मैं इसे लेकर इस हाल में कहाँ जाऊंगी? कम से कम आज की रात तो हमें यहाँ रहने दो। देख चिड़िया, अगर तू कह रही है तो ठीक है। आज की रात है तेरे पास। कल का सूरज निकलते ही तुम यहाँ से चली जाना, वरना तुझे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कहते हुए बादल और बिजली वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया अपनी टूटी हुई हिम्मत जमा करती है और अपने जख्मी दिल के साथ तोते के घर जाती है। तोता और तोती अपने लकड़ियों के घर में बैठे अमरूद खा रहे थे। कोमल चिड़िया दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। तोते भैया, तोती बहन, जल्दी दरवाजा खोले, मेरी बात सुने। पति जी, इस समय अब कौन आ गया है? चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए तोता और तोती अपना छाता लिए बाहर आते हैं। तोते भैया, मेरा पति मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया है। मेरे पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए एक भी दाना नहीं है। बबलू की सांसें उखड़ रही हैं। आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दे। चिड़िया की बात सुनकर तोती बोलती है, देखो कोमल, इस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने थोड़ा भोजन जमा किया है क्योंकि कल मेरी माँ और मेरी बहन आने वाली है। अगर वो भोजन हमने तुम्हें दे दिया तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? और वैसे भी अगर तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर गया है तो इसमें तुम्हारी ही गलती होगी। तोती बहन, ऐसी बातें मत करो। इस समय मेरे मासूम की जान का सवाल है। वो भूख और बुखार से नीला पड़ रहा है। देखो कोमल, चिंकी ठीक कह रही है। हम तुम्हें भोजन देकर अपनी दावत खराब नहीं करना चाहते। तुम बंटी कबूतर के पास जाओ, हो सकता है उसके पास कुछ दाने बचे हो। अब जाओ, हमारी नींद खराब हो रही है। कोमल चिड़िया मायूसी और दुख के बोझ तले दबी हुई कबूतर के पास जाती है, जो अपने घोंसले में बैठा बारिश का मजा ले रहा था। कबूतर भैया, बबलू बहुत बीमार है। इसने कल से कुछ नहीं खाया।
क्या आपके पास थोड़ा सा दाना होगा? ओह कोमल बहन, तुमने बहुत देर कर दी आने में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सारा दाना खत्म किया है। अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। जंगल में तो बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में अब मैं अपने घोंसले से भी नहीं जा सकता। हाँ, अगर तुम सुबह आओगी तो मैं दाना ढूंढकर तुम्हें दे दूंगा। कोमल चिड़िया को महसूस होता है कि इस जंगल के सभी पक्षी अब पत्थर दिल बन चुके हैं। ए ऊपर वाले, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, पर तेरा दरवाजा तो खुला है। मैं इस बारिश में अपने बेटे के लिए कहाँ से दाना ढूंढूं? लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी मेरे बच्चे की रक्षा करना। अगर मैं वापस ना आ सकूं तो इसे अपने पास बुला लेना, पर इसे तड़पने ना देना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने भीगे हुए पंखों को झाड़ती है और इस तूफानी रात में दूर खेतों की तरफ उड़ जाती है। जंगल में तूफान बहुत बढ़ गया था। आसमान पर बिजली कड़क रही थी। हवाओं की रफ्तार बहुत तेज थी। ऐसी हवा में छोटे पक्षियों का उड़ना नामुमकिन था, परंतु कोमल चिड़िया ऐसी बारिश और हवाओं में भी उड़ती है। वो बहुत मुश्किल से एक वीरान खेत में पहुंचती है। वो खाली खेत में इधर उधर अपनी चोंचें मारती है कि शायद उसे कोई दाना मिल जाए। तभी कोमल चिड़िया को एक दाना मिल जाता है। दाना मिल गया। मेरा बबलू अब भूखा नहीं रहेगा। बस थोड़ी देर, मेरे बच्चे, माँ तेरे पास आ रही है। कोमल चिड़िया जैसे ही वो दाना उठाती है तो हवा का एक तेज झोंका उसे दूर झाड़ियों में फेंक देता है। वो झाड़ियाँ कांटेदार थी। कोमल चिड़िया घायल हो जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन मैं हार नहीं सकती। अगर यही रुक गई तो मेरा बबलू मर जाएगा। मुझे जीना होगा मेरे बेटे के लिए। कोमल चिड़िया अपनी पूरी ताकत लगाती है और उस झाड़ियों से बाहर निकलती है। उसका पंख घायल हो जाता है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करती। वो लड़खड़ाती हुई उड़ती है और अपनी चोंच में दाना दबाए रखती है। बबलू मेरे लाल, उठो, देखो माँ दाना लाई है। मैंने किसी से भीख नहीं मांगी। बेटे, मैं खुद लेकर आई हूँ। खा लो मेरे बच्चे। तुम ठीक हो जाओ, फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। बबलू घोंसले में बड़ा हुआ था। इसकी आंखें आधी खुली थी, लेकिन इनमें कोई चमक नहीं थी। कोमल चिड़िया जब अपना पंख बबलू को लगाती है तो वो बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वो भूख और बुखार के कारण बहुत देर पहले ही दम तोड़ गया था। कोमल चिड़िया जोरदार चीख मारती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बबलू, आंखें खोलो, देखो माँ तुम्हारे लिए अपना खून बहाकर दाना लाई है। कोमल चिड़िया की चीखें इतनी दर्दनाक थी कि जंगल के सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल बबलू को देखती है। बहुत देर हो गई है कोमल, तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर कोमल चिड़िया और भी रोने लगती है। वो बंटी चिड़े की तरफ देखकर कहती है, बंटी तुम जीत गए, मैं हार गई। देखो, आज तुम्हारी बेवफाई और इस जंगल की बेहिस्सी ने हम दोनों को मार दिया। अब तुम सुकून से रहना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया गिर जाती है और वो भी इस दुनिया को छोड़कर अपने बेटे के पास चली जाती है। ये देखकर सभी पक्षियों की आंखों में आंसू थे। अब वो अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। बुलबुल कहती है, आज तुम सब मुजरिम हो। तुम्हारी बेहिसी ने एक माँ को मार दिया। आज से ये पेड़ कभी हरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक माँ की आखिरी पुकार गूंजी है। मैंने सब पर बात कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपने परिवार को ही खो दिया। अब मैं इस बोझ के साए तले कैसे जीऊंगा? बंटी चिड़ा ऐसे जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी आसमान से एक जोरदार बिजली कड़कती है और कौवों के घर पर गिरती है। कौवों का घर जलकर राख हो जाता है। ये देखकर बुलबुल कौवों से कहती है, देखो बिजली, ये कुदरत का इंसाफ है। तूने कोमल को घर से निकालने की कोशिश की थी, आज कुदरत ने तुम्हें ही बेघर कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, मैं चली गई, पर मेरी कहानी याद रखना, किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाना।
क्योंकि जब वक़्त का पहिया घूमता है तो सब कुछ मिट्टी कर देता है। बिजली कव्वी आईने के सामने बैठी मेकअप कर रही थी। तभी बादल कव्वा चोंच में एक रोटी का टुकड़ा लेकर आता है। देखो देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रखो ये सूखी रोटी अपने पास। देखो मेरी आंखों के गिर्द कितने हल्के पड़ गए हैं। पता है बादल, उस कबूतर ने कबूतरी को मोतियों का हार दिया है और एक मैं यहाँ इस टूटे हुए घोंसले में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। परंतु बिजली, मैं भी तो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूँ। क्या जरूरत? बादल, मुझे जरूरत नहीं बल्कि ऐश चाहिए। इस बोरिंग जंगल और तुम्हारी इस काय काय से मैं तंग आ गई हूँ। न जाने मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे क्यों कर दी। मुझे तो कोई ऐसा सुंदर कव्वा चाहिए था। मुझे तो ऐसा पति चाहिए था जो मुझे जंगलों की सैर कराए और हीरों में तोल दे। बस बहुत हो गया। मैं जा रही हूँ ठंडी नदी पर, जहाँ बैठकर कम से कम मुझे सुकून तो मिलेगा। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी गुस्से में घर से चली जाती है। बिजली कव्वी नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और उदास होकर अपना अक्स नदी में देखती है। काश मैं भी किसी अमीर कव्वे की पत्नी होती तो मेरे पास भी बड़ा घर और गहने होते। ये बुढ़ा बादल तो मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। बिजली कव्वी ऐसे बैठी बड़बड़ा रही थी कि अचानक एक कव्वा जिसकी आंखों पर चश्मा लगा था काय काय करता हुआ वहां आता है। वो बिजली कव्वी को देखकर बोलता है, ए ऊपर वाले, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? क्या नदी पर कोई परी उतर आई है या आसमान का कोई सितारा टूटा हुआ है? बिजली कव्वी उस कव्वे की बातें सुनकर खुश होती है। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम भूरा कव्वा है। मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ। मैंने पूरे जंगल घूमे हैं और मेरा हीरों का व्यापार है। लेकिन आपकी सुंदरता के सामने कोहिनूर का हीरा भी फीका है। इतनी खूबसूरत कव्वी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। क्या सच में मैं इतनी सुंदर हूँ? लेकिन यहाँ मेरी कोई कदर ही नहीं करता। मेरा पति तो सारा दिन घर से बाहर रहता है। कदर तो वो करते हैं जिनके पास हीरा पहचानने वाली आंख हो। आपके ये पंख रेशम से भी नरम है। आपको तो चांदी के तख्त पर बैठना